नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे यूकेपीएससी मुख्य परीक्षा 2021 के लिए सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का पेपर 6। इसके अंतर्गत आज जो टॉपिक होने जा रहा है वह है उपग्रह सैटेलाइट। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर या 16 नंबर का कोई भी एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है एग्जाम में। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और यह टॉपिक अन्य सभी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वन लाइनर हो, चाहे कोई सब्जेक्टिव एग्जाम हो, कहीं पर भी कोई एग्जाम हो, वहाँ से यह उपग्रह से प्रश्न पूछे जाते रहते हैं साइंस वाले पेपर में। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा हो, चैनल पर पहली बार आया हो, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम सीधे बात करते हैं उपग्रह के बारे में। वह आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उपग्रह कहलाते हैं। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। आप लोग इसको बहुत बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो ये तो परिभाषा हो गई। अगर 2 नंबर में आता है लिखने के लिए तो इतना ही लिख देंगे बस, 20 वर्ड, क्योंकि उसकी लिमिट है। खासकर यूकेपीएससी की बात कर रहे हैं तो वह आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उपग्रह कहलाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इतना 2 नंबर आपके लिए पूरा 2 नंबर आपको दिला देगा। उपग्रह के घटक के बारे में बात करें तो उपग्रह के मुख्य भाग को बस कहते हैं जो घनाकार आकृति का होता है। उसके बाद इसके अंदर जो होते हैं कई और सारे कंपोनेंट होते हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे ट्रांसपोंडर लगा रहता है, इसका क्या काम होता है? यह एक रेडियो संकेतक है जिसके द्वारा जमीनी केंद्र और उपग्रहों के बीच संचार संपर्क स्थापित किया जाता है। ट्रांसपोंडर क्या होता है? एक रेडियो संकेतक है जिसके द्वारा जमीनी केंद्र और उपग्रहों के बीच संचार संपर्क स्थापित किया जाता है। एक बात आपको और बता दें, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको सर्च करना पड़ेगा टेलीग्राम पे टेक IAS, और आपको यहाँ मिल जाएगा पूरा पीडीएफ इसका। उसके बाद तरल ईंधन में मोटर लगा रहता है। इसकी सहायता से उपग्रह आवश्यक प्रणोद पैदा कर कक्षीय विचलन को ठीक करता है तथा अपने आप को वृत्तीय कक्षा में बनाए रखता है, तरल ईंधन में मोटर की मदद से। और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तथा कंप्यूटर लगे रहते हैं। इसके द्वारा उपग्रह अपने सभी यंत्रों के बीच समन्वय और नियंत्रण स्थापित करता है, सबको मतलब कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल करता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और कंप्यूटर के माध्यम से। नीत भार, जिसे हम लोग पेलोड बोलते हैं, अक्सर पेलोड ही सुना जाता है, यह उपग्रह का सर्वप्रमुख कार्यात्मक भाग है जिसके द्वारा उपग्रह किसी विशिष्ट संदर्भ के आंकड़ों को प्राप्त कर जमीनी केंद्रों को उपलब्ध कराता है। तो यह सब इसके कंपोनेंट हैं। और उसके बाद सुदूर संवेदी उपग्रह में कैमरा तथा रडार लगा होता है। नौवहन में नौवहन संकेतक तथा परमाणु घड़ी लगी होती है। संचार उपग्रहों में पेलोड के रूप में ट्रांसपोर्टर लगा रहता है। उसके बाद मौसम में अगर बात करें तो साउंडर तथा इमेजर लगे होते हैं। या तो कुछ उपग्रहों में, जैसे कुछ उपग्रहों में क्या नीतिभार लगा होता है, क्या पेलोड लगा रहता है। नीतिभार का मतलब होता है पेलोड। अक्सर हम लोग जब प्रेक्षण होता तो पेलोड ही सुनते हैं, नीतिभार नहीं बोला जाता, हिंदी शब्दावली नीतिभार, तो अक्सर इसका ही चर्च होता है पेलोड का। तो सुदूर संवेदी में कैमरा तथा रडार इसका उपयोग होता है। नौवहन में नौवहन संकेतक तथा परमाणु घड़ियाँ लगी होती हैं। संचार में ट्रांसपोर्टर का प्रयोग करते हैं। और मौसम उपग्रह जो होता है उसमें साउंडर तथा इमेजर लगा रहता है। एक और इसका कंपोनेंट है घूर्णाक्षदर्शी या गायरोस्कोप, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में। घूर्णाक्षदर्शी हिंदी में बोलते हैं और गायरोस्कोप बोलते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, किसी वस्तु की कोणीय स्थिति की माप की जाती है। जो गायरोस्कोप होता है या घूर्णाक्षदर्शी, इसके द्वारा किसी वस्तु की कोणीय स्थिति की माप की जाती है। इसकी क्रियाविधि कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। घूर्णाक्षदर्शी उपग्रह की स्थिति, गति, झुकाव से संबंधित आंकड़ों को उपलब्ध कराता है। तो यह सब क्या हो गए उपग्रह के कंपोनेंट। अगर उपग्रह के बारे में ही 8 नंबर का लिखने को आ जाए, उपग्रह के घटक क्या क्या होते हैं, तो घूर्णाक्षदर्शी हो गया, नीतिभार जिसे पेलोड बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तथा कंप्यूटर हो गया, तरल ईंधन में मोटर हो गया, ट्रांसपोर्टर लगा रहता है। यह सब आपको दिखाना पड़ेगा। और उपग्रह के मुख्य भाग को बस कहते हैं। अब हम बात करेंगे उपग्रहों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट के बारे में। तो कक्षाओं के आधार पर उपग्रहों का वर्गीकरण अगर करें तो इसे
निम्न भूकक्षीय उपग्रह, सूर्य तुल्यकालिक उपकक्षीय उपग्रह और भू स्थैतिक उपग्रह, इन 3 प्रकार के कक्षाओं के आधार पर 3 प्रकार का वर्गीकरण किया गया है उपग्रह का। सबसे पहले देखते हैं निम्न भूकक्षीय उपग्रह के बारे में, जिसे लियो बोलते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। इस प्रकार के उपग्रह सामान्यतः एक अंडाकार कक्षा में लगभग 200 से 2000 किलोमीटर की सीमा में कार्य करते हैं। वर्तमान में अधिकांश प्रक्रियात्मक जो फंक्शनल उपग्रह हैं इसी श्रेणी में आते हैं, निम्न भूकक्षीय उपग्रह में, जिसे लियो बोलते हैं। तो लियो में ही अधिकतर जो फंक्शनल उपग्रह होते हैं उसी में काम करते हैं। उसके बाद सूर्य तुल्यकालिक कक्षीय उपग्रह, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट। इस तरह के उपग्रह निकट वृत्तीय ध्रुवीय कक्षा में उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए एक निश्चित ऊंचाई लगभग 500 से 1000 किलोमीटर पर अपना कार्य करते हैं। PSLV द्वारा प्रक्षेपित भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह IRS इसी वर्ग में आते हैं। जो सुदूर संवेदन उपग्रह हैं वह सब सूर्य तुल्यकालिक कक्षीय उपग्रह के श्रेणी में आते हैं। उसके बाद बात करेंगे भू स्थैतिक उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये उपग्रह एक वृत्ताकार विषुवतीय कक्षा में लगभग 36,000 किलोमीटर की निश्चित ऊंचाई पर 24 घंटे में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। चूंकि पृथ्वी भी अपनी धुरी पर इतने ही समय परिभ्रमण करती है या परिक्रमा करती है, अतः ये उपग्रह स्थिर प्रतीत होते हैं। इनसेट श्रेणी के संचार उपग्रह इसी वर्ग में आते हैं। जो इनसेट श्रेणी के संचार उपग्रह हैं वो भू स्थैतिक उपग्रह ही कहलाते हैं, और इनको क्या होता है 36,000 किलोमीटर की निश्चित ऊंचाई पर स्टैब्लिश कराया जाता है और 24 घंटे में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इस कारण ये क्या होते हैं, स्थिर प्रतीत होते हैं। अब अनुप्रयोग के आधार पर उपग्रहों का वर्गीकरण। अनुप्रयोग के आधार पर उपग्रहों का वर्गीकरण को देखो तो सुदूर संवेदन उपग्रह, संचार उपग्रह, मौसम उपग्रह, नौवहन उपग्रह, इतने 4 प्रकार के उपग्रह हो गए अनुप्रयोग के आधार पर और वर्गीकरण किया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं सुदूर संवेदन उपग्रह के बारे में। सुदूर संवेदन का अर्थ है लक्षित वस्तु के प्राथमिक संपर्क में आए बिना उसके संबंध में संवेदन के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना। सुदूर संवेदी उपग्रह विभिन्न क्षेत्रों से तरंगों का आदान प्रदान करते हैं तथा उनकी प्रत्यावर्तित तरंगों के आधार पर यह संभावना व्यक्त करते हैं कि पृथ्वी के भीतर या समुद्र के भीतर कौन कौन से तत्व होने की संभावना है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इसको बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी आपको 8 नंबर या 16 नंबर का प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो सुदूर संवेदन का अर्थ ही होता है कि कोई जो दूर की चीज़ हो उसके बारे में बात किया जाए। तो जो टारगेटेड वस्तु होती है, जो लक्षित वस्तु होती है के प्राथमिक संपर्क में आए बिना उसके संबंध में संवेदन के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना ही सुदूर संवेदन का अर्थ है। सुदूर संवेदी उपग्रह विभिन्न क्षेत्रों से तरंगों का आदान प्रदान करते हैं तथा उनकी प्रत्यावर्तित तरंगों के आधार पर यह संभावना व्यक्त करते हैं कि पृथ्वी के भीतर या समुद्र के भीतर कौन से तत्व होने की संभावना है। इसके लिए प्रायः अवरक्त किरणों इंफ्रारेड रे का प्रयोग किया जाता है, जो अपनी उच्च भेदन क्षमता के कारण सतह के काफ़ी भीतर तक पहुंचकर वास्तविक तथ्यों का बोध कराती है। सुदूर संवेदन उपग्रह को सामान्यतः सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया जाता है। सुदूर संवेदन उपग्रह को सामान्यतः सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया जाता है। सुदूर संवेदन को निष्क्रिय सुदूर संवेदन व सक्रिय सुदूर संवेदन में विभाजित किया जा सकता है। तो इसके लिए प्रायः अवरक्त किरणों का सुदूर संवेदन उपग्रह में प्रायः अवरक्त इंफ्रारेड रे का प्रयोग किया जाता है, जो अपनी उच्च भेदन क्षमता के कारण सतह के काफ़ी भीतर तक पहुंचकर वास्तविक तथ्यों का बोध कराती हैं। सुदूर संवेदन उपग्रह को सामान्यतः सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया जाता है। तो इसको 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है, सुदूर निष्क्रिय और सक्रिय सुदूर संवेदन। तो निष्क्रिय क्या है उसको देख लेते हैं। यह सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करता है तथा पृथ्वी की सतह से परावर्तित सूर्य के प्रकाश को कैमरे की मदद से प्राप्त कर सुदूर संवेदन का कार्य करता है। सक्रिय सुदूर संवेदन यह सूक्ष्म तरंगों पर आधारित सुदूर संवेदन है। ऐसे उपग्रह में सिंथेटिक अपर्चर राडार का प्रयोग पेलोड के रूप में किया जाता है।
यह सक्रिय सुदूर संवेदी उपग्रह सूर्य के प्रकाश पर निर्भर नहीं होते, बल्कि उपग्रह स्वयं सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR के द्वारा सूक्ष्म तरंगों को धरती पर छोड़ता है और परावर्तित तरंगों को प्राप्त कर विश्लेषित करता है। सक्रिय सुदूर संवेदी उपग्रह के द्वारा दिन रात तथा सभी मौसमों में उच्च गुणवत्ता के संकेत प्राप्त किए जा सकते हैं। इससे प्राप्त सुदूर संवेदी आंकड़े बहुउपयोगी होते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए आ सकता है कि विभिन्न क्षेत्रों में सुदूर संवेदन प्रणाली के उपयोग, तो आपको लिखने को आ सकता 8 नंबर में सुदूर संवेदी उपग्रह के प्रयोग बताइए, या 16 नंबर में आ सकता है कि सुदूर संवेदी उपग्रह क्या होते हैं, इनका उपयोग बताइए। तो इनका उपयोग है कृषि एवं मृदा क्षेत्र में, फसल उत्पादन का पूर्वानुमान लगाने में इनका प्रयोग किया जाता है। क्षारीय लवणीय मृदा का पता लगाना हो कहीं पर तो उसमें इनका उपयोग होता है। बागवानी विकास में, कृषि मौसम सेवाएं एवं आपदा निगरानी में, कीट बाढ़ सूखा आदि की निगरानी में भी सुदूर संवेदी उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। जैव संसाधन व पर्यावरण के क्षेत्र में, वनाच्छादित क्षेत्र एवं वन के प्रकारों का पता लगाना हो तो, आर्द्र भूमि सूची एवं संरक्षण योजना बनाना हो तो, जैव विविधता की विशेषताएं ज्ञात करना हो तो, मरुस्थलीकरण के स्तर का पता लगाना हो तो, तटीय मैंग्रोव व प्रवालों संबंधी जानकारी ग्रहण करना है तो, हिमपात एवं हिमानियों का अध्ययन करना है तो सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। मानचित्र बनाने में, बड़े पैमाने पर मानचित्रण करने में, उपग्रह आधारित स्थलाकृति नक्शा बनाने में, डिजिटल एलिवेशन मॉडल बनाने में भी सुदूर संवेदी उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। भूगर्भ शास्त्र एवं खनिज संसाधन के क्षेत्र में, भूस्खलन से खतरा वाले क्षेत्रों का निर्धारण करने में, खनन क्षेत्र खनिज तेल अन्वेषण में, भूकंपीय व विवर्तनिकी अध्ययन में, इंजीनियरिंग व भू पर्यावरण का अध्ययन करने में भी किसका प्रयोग किया जाता है, सुदूर संवेदी उपग्रहों का। महासागर और मौसम विज्ञान में भी इनका उपयोग किया जाता है, जैसे समुद्री प्राथमिक उत्पादकता के आंकड़ों के संबंध में, समुद्री स्तर का पूर्वानुमान में, समुद्री संसाधनों के उपयोग में का अगर जानकारी लेना हो तो उसमें, तूफान की सूचना में, क्षेत्रीय मौसम की भविष्यवाणी करने में, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का बृहद अध्ययन करने में, विस्तारित रूप से मानसून की भविष्यवाणी करने में, समुद्री संसाधनों को ज्ञात करने में, इन सब में क्या होता है, सुदूर संवेदी उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। ग्रामीण विकास में भी इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय पेयजल मिशन, बंजर भूमि का मानचित्रण अध्ययन करना, वाटरशेड विकास और निगरानी कार्यक्रम में, भू अभिलेख आधुनिकीकरण करने में भी सुदूर संवेदी उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। नगरीय विकास में, प्रमुख शहरों के फैलाव का मानचित्रण करने में, मास्टर प्लान तैयार करने में, चयनित शहरों व कस्बों की व्यापक योजना बनाने में, शहरों के निर्माण के लिए आधारभूत नक्शा बनाने में, राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली के विकास में भी सुदूर संवेदी उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। जल संसाधन में, सिंचाई की आधारभूत संरचना के मूल्यांकन में, जल संसाधन सूचना प्रणाली में, जलाशय क्षमता का मूल्यांकन में, जल विद्युत के लिए स्थान के चयन में भी सुदूर संवेदी उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों की गणना में, भूमि का उपयोग, भू आकृति विज्ञान, भूमि क्षरण, भू उपयोग में परिवर्तन की जानकारी हो, या प्राकृतिक संसाधनों के भंडारों का समय पर अनुमान लगाना हो, इन सब में सुदूर संवेदी उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। आपदा प्रबंधन सहायता में, विभिन्न प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, चक्रवात, सूखा, भूस्खलन, भूकंप, वनाग्नि से निपटने में प्रक्रियात्मक भूमिका में, पूर्व चेतावनी प्रणाली तथा डिसीजन सपोर्ट टूल पर अनुसंधान व विकास में भी सुदूर संवेदी उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। जलवायु परिवर्तन अध्ययन में, मीथेन उत्सर्जन का अध्ययन हो या जलवायु के चरों की विशेषताओं का अध्ययन हो, सुदूर संवेदी उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह प्रणाली, भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह प्रणाली क्षेत्रीय स्तर पर स्थित विभिन्न संस्थानों के साथ मिलकर पृथ्वी के अवलोकन में प्रमुख भूमिका निभा रही है। मानव जीवन को सुविधा संपन्न बनाने तथा समाज को सुदृढ़ करने के साथ साथ देश में संसाधनों के विकास के साथ अन्य क्षेत्रों में इस प्रणाली की अग्रणी भूमिका है। भारतीय दूरस्थ संवेदन संस्थान IRRS देहरादून में अवस्थित है। तो यही प्रश्न बन सकता है कि भारतीय दूरस्थ संवेदन संस्थान IIRS कहाँ स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। 2 नंबर का प्रश्न तो UKPSC में यहीं से आ सकता है। तो इस तरह से, और अगर बात करें तो भारत में सुदूर संवेदी उपग्रहों के विकास की 3 पीढ़ियां मानी जाती हैं, जैसे भास्कर 1, भास्कर 2 जैसे प्रायोगिक सुदूर संवेदन उपग्रह के बाद 1998 IRS-1A के साथ ही यह विकास यात्रा प्रारंभ हुई।
तो यहाँ तक आप लिख देंगे कि 1998 में IRS-1 के साथ ही सुदूर संवेदी उपग्रहों के विकास की यात्रा प्रारंभ होती है। यहीं पे यह वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने यहाँ पे देखा सुदूर संवेदी उपग्रहों के बहुत सारे क्षेत्रों में विकास, अनुप्रयोग, और आपने देखा सक्रिय सुदूर संवेदन, निष्क्रिय सुदूर संवेदन, इसका जो डिवाइडेशन होता है। सुदूर संवेदन उपग्रह, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसका आपने पूरा देख लिया है। आपको PDF मिल जाएगा @TechIES पर, यहाँ से आप PDF लेके एक बार पढ़ लेंगे और एक बार वीडियो सुन लेंगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा। उपग्रहों का पूरा आपने अध्ययन किया, उसका आपने क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या घटक होते हैं, उन सब के बारे में आपने देखा। इस तरह से आपने आज उपग्रह का संपूर्ण अध्ययन किया। और भी कई प्रकार के उपग्रह जिसका अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। वीडियो में समाप्त हो रहा। अगर आपको पसंद है तो उसे लाइक करें। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब भैया जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।